Once again, welcome to the Amit Science classes, and here we are ready with the next topic, that is refraction through a glass slab. अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के सेशंस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन किसी ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। आप देखोगे कि आपकी बुक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी दिखाया गया है, बट हाउ वी आर गोइंग टू मेक द डायग्राम, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर एक ग्लास स्लैब दिया जाता है। ग्लास स्लैब क्या है? ग्लास का बना हुआ एक थिक, जिसमें थिकनेस होती है, एक ग्लास स्लैब है। और हमको मालूम है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब क्या होता है, तब लाइट जो है उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है और इसीलिए क्या होता है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट वी आर सीइंग, वी हैव केप्ट अ ग्लास स्लैब। हमने एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे ऑब्लिक्यूली आती है, हमेशा हम देखते हैं इंसिडेंट रे जो है वो ऑब्लिक्यूली आती है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, उसका हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जैसे ही लाइट रे एंटर करती है, कहां पर एंटर करेगी? ग्लास स्लैब में, क्योंकि मीडियम अलग हो गया। और हमको मालूम है कि एयर के कंपैरिजन में जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है। जब भी रे जो होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है। यहां पर स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन what will happen? Then the refractive ray will move towards the normal. जो refractive ray है वो normal के पास चली जाएगी और refractive ray और normal के बीच का जो angle है उसे हम बोलते हैं angle of refraction. When this ray passes, जब ये पास करेगी, again एक बार फिर हम इसको सरफेस कहते हैं KL, इस सरफेस को हम कहते हैं MN। ये जो दोनों सरफेस हैं, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, जब ये इस ग्लास स्लैब से जो ये लाइट रे है जब ये बाहर निकलेगी तो एक बार फिर ये रिफ्रैक्शन सफर करेगी। क्यों सफर करेगी? क्योंकि अब फिर ये ग्लास से एयर में पास करेगी। ये पहले पास किया था एयर से ग्लास में, दोबारा पास करेगी ग्लास से एयर में। जब ये ग्लास से एयर में पास करेगी तो क्या होगा? तो फिर से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि यहां पर जो मीडियम है वो कैसा हो गया? रेयरर। हमको मालूम है रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ये जो रे जो बाहर निकल रही है, पहली वाली रे जो कौन सी थी? इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्रैक्टिव रे। और ये जो रे है वो इमर्ज कर रही है, बाहर आ रही है। कहां से? ग्लास स्लैब से, इसलिए इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको एंगल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर तीन एंगल हमारे पास हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो इट मींस, क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो वो रिफ्रैक्शन सफर करती है। और ये फैक्टर डिपेंड करता है किस पर? इस बात पर कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। क्या मतलब है वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि हाउ मच अ मीडियम इज डेंसर। और अगर अच्छे वर्ड से बोलेंगे तो एक मीडियम दूसरे से कितना ऑप्टिकली डेंसर है। जो मीडियम जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होती है? कम होती है। अगर हम एक सिंपल वर्ड से बोलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो दैट इज द कीवर्ड, आप याद करोगे इस वर्ड को। और एक और वर्ड हम देखेंगे यहां पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दोनों मीडियम में से फर्स्ट मीडियम हमारे लिए एयर या वैक्यूम होता है तो हम उसके लिए और वर्ड यूज कर लेते हैं, हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस फिगर में हम देखेंगे कि जो रे है वो इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्टेड हुई और इमर्ज भी हो गई। अगर ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये कोई भी रिफ्रैक्शन सफर नहीं करती, अगर ये सीधी निकल जाती इस तरह से, तो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता। जो रे जिसमें डेविएशन नहीं हुआ और जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे के लिए पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पैरेलल। और इन दोनों के जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाउ द रे इज लेटरली डिस्प्लेस्ड, कोई जो रे है वो कितना लेटरली डिस्प्लेस हो गई। इसी से हम ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब कितना डिस्प्लेस करेगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। ये जो वैल्यू है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो हमने ग्लास स्लैब यूज किया उसकी थिकनेस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, या फिर जो ग्लास स्लैब है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इन दीज थ्री फैक्टर्स, इन तीन फैक्टर्स पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। वन मोर थिंग दैट यू आर सीइंग सम रिलेशंस हियर। क्या क्या रिलेशन है? एंगल आई हमेशा एंगल आर से ज्यादा होगा। जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही होगी तो एंगल आई हमेशा ज्यादा होगा। और एंगल आई और जो एंगल ई है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, एंगल आई और एंगल ई। समटाइम्स इन द बुक, कभी कभी बुक्स में एंगल ई को एंगल आर भी लिख देते हैं, वो भी करेक्ट है, बट द बेटर वर्ड इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। So this is all about the refraction, how it is related to the speed of light, and on what factors the lateral displacement depends. So this is the next part of our chapter. Just go through it once again. एक बार और देख लो आप इस फिगर पर, incident ray, refracted ray and the emergent ray. Our whole diagram depends on the three. Fourth, that is lateral displacement. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।